गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम आंसर की रिलीज़ करेंगे नीट 2024 एग्ज़ाम का, तो हम आंसर शीट के साथ आज अवेलेबल हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के आंसर की और पेपर का कोड जो हमारे पास है वो है S3 एंड इस साइड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और इधर इसका हम सॉल्यूशन डिस्कस करते जाएंगे। अभी चलिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉटनी सेक्शन 3, पेपर का जो कोड हमारे पास है वो है S3। चलिए, अब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। पहला क्वेश्चन जो है, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो बेटा, लैक्टोज का जो ग्रोथ मीडियम में बैक्टीरिया जो ट्रांसपोर्ट सेल में किया जाता है उसमें हेल्प करता है अपना लैक्टोज परमिएज। कौन हेल्प करता है? लैक्टोज परमिएज। तो जब हम ऑप्शंस देखेंगे, पहला ऑप्शन है पॉलीमरेज जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बिल्कुल गलत है, एसिटाइलेज वो भी नहीं है, परमिएज हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 102। लेसिथिनिन, बेटा ये मैंने क्लास में भी जब लेक्चर लिया था तो मैंने समझाया था कि जो लेसिथिनिन है वो फॉस्फोलिपिड की कैटेगरी में आता है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लेसिथिनिन, अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, इज एन एग्जांपल ऑफ। लेसिथिनिन जो कि बहुत स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लिविंग टिश्यू में पाया जा रहा है, वो किसका एग्जांपल है? तो ऑप्शन 1 है कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल गलत है। लेसिथिनिन हमने कार्बोहाइड्रेट में कहीं भी नहीं देखा है बायो मॉलिक्यूल में। अमाइनो एसिड्स, हमने 20 के 20 अमाइनो एसिड पढ़े हैं, लेसिथिनिन नाम का कोई भी प्रोडक्ट वहाँ देखने को नहीं मिला था। अगर आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लेते तो ये आप ऑप्शन सही करके आते, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 फॉस्फोलिपिड। ग्लाइसराइड्स की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही अलग कैटेगरी हो गई। तो बेटा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फॉस्फोलिपिड। क्वेश्चन नंबर 103। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 से, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन जो दे रखा है वो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइसिलम, ठीक है, ब्यूटाइलिकम। तो क्लोस्ट्रीडियम बेटा जो है मैंने क्लास में भी बताया था, ब्यूटायरिक एसिड। किसका है? ब्यूटायरिक एसिड का। तो ए का ऑप्शन हो गया 3। अब इससे हम क्या करेंगे, 2 ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट कर ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम देखेंगे तो हमें पहले ऑप्शन से ही पता लग गया कि क्लोस्ट्रीडियम जो है वो ब्यूटायरिक एसिड का है। तो जिसमें ऑप्शन 3 नहीं है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ से एक आइडिया मिल गया कि हमारा जो आंसर होगा वो या तो ऑप्शन नंबर 4 में से होगा या ऑप्शन नंबर 2 में से होगा, ठीक है। चलो सैक्रोमाइसिस की बात कर लेते हैं। तो सैक्रोमाइसिस जो है बेटा वो इथेनॉल, ठीक है, किसका है? इथेनॉल का। चलिए, तो अब हमें अभी भी, लेकिन हमारे दोनों ऑप्शंस में इथेनॉल आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। बेटा जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज का है। किसका है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन से हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ वेरहर्स्ट पेयर पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dn/dt इज इक्वल टू Rn k - n/k। बेटा क्लास में भी बताया था, इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा जो k होता है, k स्टैंड्स फॉर कैरिंग कैपेसिटी हेयर, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी कहाँ लिखा मिल रहा है हमको? ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 104 का आंसर नंबर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105। Hing2 always cuts DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of। बेटा मैंने जितनी बार भी क्लास ली है मैंने मतलब बताया है इस चैप्टर में कि हमेशा 6BP
6 बेस पेयर को कंसिस्ट करेगा, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3। देखिए इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं, 10 बिल्कुल गलत है, 8 बिल्कुल गलत है, 4 बिल्कुल गलत है, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 6 बेस पेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल फॉर। देखिए मैच्योरेशन, बिल्कुल इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जब मैच्योर होती है या उसमें मैच्योरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन बेटा हमने पूरा एक रिंग बना के समझाया था। डिफरेंशिएशन उसके बाद में क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन, उसके बाद में क्या होगा, री डिफरेंशिएशन। तो बेटा इसमें हम जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो पेरेन्काइमा सेल से फॉर्म होते हैं डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी डिफरेंशिएशन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो बेटा ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। देखिए यहाँ पर भी हम एलिमिनेशन का प्रोसेस अपना सकते हैं। एंजाइम एक्टिवेशन, कोई भी एंजाइम यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कोई भी एंजाइम का एक्टिवेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो एंजाइम एक्टिवेशन गलत हो जाएगा। कोफैक्टर इनहिबिशन, बेटा यहाँ तो कोफैक्टर हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये कहाँ से आ गया। फीडबैक बिल्कुल अलग हो गया, फीडबैक इनहिबिशन तो हम बाद में देंगे ना, फीडबैक का मतलब क्या हो गया, बाद में देना, तो ये ऑप्शन भी हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा बचता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो हमारा आंसर होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। 108 नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज वॉज रिलीज बाय। तो बेटा ये IUCN ने रिलीज़ किया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किसने किया था, IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए WWF भैया बिल्कुल अलग ही चले गए, हम फाइट वाली लीग में चले गए, फोम बिल्कुल अलग कैटेगरी हो गई, GEAC बिल्कुल अलग हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं था, आँख बंद करके आंसर लगा देना था IUCN। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। 109 स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। देखिए यहाँ पर भी हम कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाली। टेलोफेज सबसे लास्ट स्टेज है, अगर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे तो हमारी बाकी डिवीज़न की प्रोसेस कैसे होगी, तो टेलोफेज को हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज में क्या होता है, जो हमारे मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोफेज गलत हो गया। अब हमारे पास आया मेटाफेज, तो बेटा यही वो फेज़ है जहाँ पर आपके जो काइनेटोकोर्स हैं वो अटैच करेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं दोबारा। 101 ऑप्शन नंबर 4, 102 ऑप्शन नंबर 3, 103 ऑप्शन नंबर 4, 104 ऑप्शन नंबर 4, 105 ऑप्शन नंबर 3, 106 ऑप्शन नंबर 4, 107 ऑप्शन नंबर 4, 108 ऑप्शन नंबर 1, 109 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 110, how many molecules of ATP and NADP are required for every molecule of carbon dioxide fixed in the Kelvin cycle। तो बेटा 20 बार मैं बता चुकी हूँ ये चीज़, 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं हमको ATP के एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। केल्विन साइकिल जब मैंने पढ़ाई थी तब भी ये चीज़ आपको याद करवाई थी। 3 मॉलिक्यूल्स किसके चाहिए होते हैं, ATP के, और 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं NADPH के। तो बिना सोचे समझे और बिना कुछ किए हम इसमें ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, ये मुझे मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर हमें 2 या 3 का भी आंसर पता है, 2 या 1 का भी आंसर पता है, तो उससे भी कभी कभी मैचिंग हमारी हो जाती है। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन जो है 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। तो बेटा जब भी बताया था एलील की डेफिनेशन क्या होती है, जब अलील को हम डिफाइन करेंगे तो अलील क्या होते हैं,
एक ही जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम अलील बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी ए जो है सॉरी ए जो है, ए का ऑप्शन जाएगा 3। ए का ऑप्शन, ए को हम मैच करेंगे 3 से, ठीक है। अब ए, अगर हम ऑप्शंस देखें अपने, ऑप्शन नंबर 1 में ए को 4 से मार्क किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में ए को 1 से मार्क किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में ए को 2 से मार्क किया गया है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें ए को हम 3 से मार्क कर रहे हैं, वो है ऑप्शन नंबर 4। तो बेटा यहाँ पर भी बहुत ईजिली आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सिर्फ अलील की डेफिनेशन अगर आपने याद की होगी तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा हम ये भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सॉरी डी वाला पार्ट भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, इसको बेटा हम प्लॉइडी बोलते हैं, हमने बताया था, ठीक है। तो प्लॉइडी जो होती है वो क्या है, किसी भी प्लांट में क्रोमोसोम नंबर का जो सेट है उसको हम बोलेंगे प्लॉइडी। तो अगर हमें ये दो ऑप्शन भी, दो आंसर्स भी पता होते तो इस वाले क्वेश्चन को हम सही कर ले जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम चीज़ हो रही है मैच दी फॉलोइंग में। राइजोपस की बात करें तो बेटा राइजोपस क्या है, ब्रेड मोल्ड है। क्या है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड है ना। अब इससे हमें क्या देखने को मिल गया, राइजोपस ब्रेड मोल्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए का जाएगा 3 के साथ में, ए का 3 जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 में या ऑप्शन नंबर 4 में। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 को हमको देखना ही नहीं है, हमको देखना है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 को और ऑप्शन नंबर 4 को। चलिए बेटा अगेरिकस, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, अगेरिकस जो है, अगेरिकस मशरूम का ही नाम है, मशरूम कॉमन नेम है, अगेरिकस उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो डी का आंसर जाएगा 1, डी का किससे जाएगा 1 से, है ना। और डी 1 जा रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अच्छा इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। राइजोपस क्या होती है, ब्रेड मोल्ड होती है। अस्टिलेगो क्या कॉज करेगा बेटा, अस्टिलेगो जो है वो स्मट फंगस कॉज करता है। प्यूसिनिया जो है वो रस्ट फंगस कॉज करेगा। एंड देन अगेरिकस जो अपना है उसका कॉमन नेम है मशरूम। इतना ही पता होता तो ये आंसर हमारा सॉल्व हो जाता। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 113, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। देखो बेटा ध्यान से पढ़ने होते हैं ये सारे स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन जो हमारा है, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज, बिल्कुल सही बात है। लैप्टोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर कम्प्लीटली विजिबल हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो बेटा हमें बिल्कुल सही लग रहा है ना, यहाँ पर कोई गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। स्टेटमेंट 1 100% करेक्ट है। चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी देख लेते हैं। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बेटा ये भी बिल्कुल सही है, जो हमारी डिप्लोटीन स्टेज होती है उसका रिकॉग्निशन ही इसी चीज़ से होता है कि जब हमारा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है उसका डिसोल्यूशन माने कि उसका डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। तो बेटा यहाँ हमें स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट दिख रहा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, जब मैं ये क्लास में करवा रही थी मैंने बोला था ये 100% आएगा, और देखिए ये डायग्राम आया। ये मोनोकोट सीट का डायग्राम आपको दे के रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने क्लास में भी ये चीज़ आपको बताई हुई थी कि इसमें जो लास्ट वाली बेटा लेयर होती है ये होती है कोलियोराइजा की। किसकी होती है, कोलियोराइजा, ठीक है। इसके ऊपर बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, और ऊपर ये हमारे प्लम्यूल वगैरह वाले स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, आर से रेडिकल, आर से रूट। तो हमारा जो रूट है वो कहाँ से निकलता है, रेडिकल से। तो इसमें जो रेडिकल मार्क हो रखा है वो सी मार्क हो रखा है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि जो हमारी रूट्स है, क्वेश्चन पूछा क्या गया, डेस्टिन्ड टू फॉर्म रूट्स, ठीक है। रूट कहाँ से निकलती हैं, तो रूट्स बेटा कहाँ से निकलेंगी, रेडिकल से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे, 115 पे।
बहुत इजी क्वेश्चन है। वंस अगेन, इन अ प्लांट, एक कोई भी प्लांट हमने ले रखा है, उसमें ब्लैक सीड कलर है और कैपिटल बी स्मॉल b इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी प्लांट है उसको हमने क्रॉस करवा रखा है और उसमें जो मतलब जो ब्लैक कलर की सीड है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, वाइट कलर की सीड के ऊपर। अब हमें इसका जीनोटाइप फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जीनोटाइप। तो बेटा जीनोटाइप फाइंड करने के लिए हम जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको साइड में रख देते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स को अकाउंट में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होगा, ये लीफ को इनवर्ड रोल करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इनवर्ड रोलिंग ऑफ लीफ। सपोज ये हमारा कोई लीफ है, ठीक है, ये सपोज दैट हमारा कोई लीफ है, ठीक है, ये हमारा लीफ है। तो जो बलिफॉर्म सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, लीफ को अंदर की तरफ रोल कर देना जिससे कि उसका सरफेस एरिया है वो कम हो जाए और ट्रांसपिरेशन से पानी के लॉस को बचाने के लिए ये प्रक्रिया करी जाती है। तो हम देखते हैं ऑप्शन, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसिस फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम सॉइल स्ट्रेस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर 4 है इंक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस इन मोनोकॉट, बिल्कुल यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कोई रोल ही नहीं हो रहा है फिलहाल अभी बुलिफॉर्म सेल्स का। तो हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। बुलिफॉर्म सेल्स का काम क्या होता है, लीफ को अंदर की तरफ रोल कर देते हैं जिससे कि हमारा ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 117 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंगल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंगल का जो डोमिनेंस का लॉ है उसके बेसिस पे हम इनमें से किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है, आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। बेटा बताया था, ठीक है, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे कोई भी इसको मना करने की चांसेस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं बेटा, Alleles do not show any expression and both the characters appears as such in F2 जनरेशन। बेटा अलील का बारे में बताया था ना, अभी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे तो बिल्कुल अलग ही बात लिख दी कि बोथ द कैरेक्टर्स appears as such। F2 जनरेशन में as such नहीं आएंगे, हो सकता है कि उनका जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइप है वो अलग आ जाए। तो बेटा ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट, बिल्कुल सही बात है, फैक्टर्स हमेशा पेयर में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। फैक्टर को जब हमने डिफाइन किया था तो क्या बताया था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट को हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डी भी करेक्ट है हमारा। अब आते हैं ई वाले ऑप्शन पे, द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमेशा बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर जो है वो कंपोज होता है, तो ई भी बेटा हमारा करेक्ट है। तो ए सी डी ई देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो इसके साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118, द को-फैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज। बेटा हीम बिल्कुल गलत है, नियासिन क्या है, विटामिन है, फ्लेविन क्या है, विटामिन का वो आ जाएगा। तो हमें एक सेकेंड, द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, हाँ हीम बिल्कुल अलग हो गया, हीम को तो यहाँ पे हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। नियासिन और फ्लेविन जो है ये क्या है, ये भी कोफैक्टर है, लेकिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है उसको बेटा उसका जो कोफैक्टर हम लेते हैं वो जिंक को लेते हैं। किसको लेते हैं, जिंक को। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जिंक, है ना। क्वेश्चन 119 119, चलिए देखते हैं क्या है। A transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA and these are with respect to upstream and downstream end। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले क्या होता है, प्रोमोटर होगा। सबसे पहले क्या होगा, रिएक्शन को जो प्रमोट करने वाला
काम होगा वो होगा प्रमोटर होगा। उसके बाद में हमारा होगा स्ट्रक्चरल जीन। क्या होगा, जो जीन उसको कोड करने वाला है उसके बाद में हमें वो जीन देखने को मिलेगा। एंड फाइनली हमें रिएक्शन को टर्मिनेट करवाने के लिए टर्मिनेटर की ज़रूरत होगी। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन ही है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बेटा दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें, रिप्रेशर, बिल्कुल अलग है। रिप्रेस अगर शुरू में ही आप रिप्रेस कर देंगे तो बाकी काम कैसे करेंगे। तीसरे में इन्होंने जीन को पहले डाल दिया, बेटा पहले प्रमोटर तो होना चाहिए ना, उसके बाद जीन पे काम करेगा वो। चौथे नंबर पे इन्होंने क्या किया है इंड्यूसर, उसके बाद में रिप्रेस कर दिया एंड देन जीन को डाल दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 को हम बिना कुछ सोचे टिक कर सकते थे। मतलब सोचना तो पड़ता ऑब्वियसली, लेकिन हाँ चलिए अगेन इकोलॉजी से क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल रीजन्स शोज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। ट्रॉपिकल जो हमारे रीजन्स होते हैं उसमें जो स्पीसीज रिचनेस है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए एक बाई एक हम करके आंसर्स को रीड कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, हैंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। तो बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ना वो अभी भी इंसान की पहुँच से अलग है। जिस दिन इंसान की पहुँच में आ गए वहाँ पर भी आपको स्पीसीज रिचनेस देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी ये फिलहाल ह्यूमन के जो रिलेटिव्स हैं या ह्यूमन्स जो हैं उनसे अनटच्ड है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल। तो बेटा ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रॉपिकल के बारे में यही एक पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी सीजनल नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब होते हैं एजन, पर इतना ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सॉरी। सी देखते हैं, मोर सोलार एनर्जी इज़ अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। बिल्कुल सही बात है। जब हम एक डायग्राम बनाते हैं टॉपिक और ये सारी चीज़ें करके, तो जो टॉपिक वाले एरियाज़ होते हैं उनमें सोलर एनर्जी अच्छा रहता है और प्लांट्स के लिए सोलर एनर्जी अच्छा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक हो गया है। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रमोट निशे स्पेशलाइजेशन। तो बेटा यही, अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी को ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए बी में क्या दे रहे हैं, मोर सीजनल होते हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कांस्टेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। यहाँ पे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में ई ऑप्शन हमारा है, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। बिल्कुल सही बात है, कांस्टेंट। अगेन बेटा अगर आपको ऑप्शन नंबर बी पता होता कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स हैं वो सीजनल नहीं होते हैं तो ये 3 ऑप्शन आप कर ले जाते। तो इसका आंसर होगा ए, सी, डी और ई, जो कि है अपना ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 121, अगेन 2 स्टेटमेंट्स हमको दे रखे हैं। पेरेन्काइमा इज लिविंग बट कॉलिंकाइमा इज डेड टिश्यू। तो बेटा ये मैंने जब एक टेबल बनाई थी तो मैंने बताया था कि जो पेरेन्काइमेटस सेल होते हैं और जो कॉलिंकाइमेटस सेल होते हैं और जो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल होते हैं, पेरेन्काइमा जो है ये लिविंग होते हैं, ये भी लिविंग होते हैं, ठीक है, जो कि लीव्स वगैरह की पेटियोल में पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। तो अगर ये टेबल हमें याद होती या फिर हमें ये पता होता कि ये दोनों लिविंग हैं तो हम पता लगा लेते कि स्टेटमेंट 1 जो हमारा है वो करेक्ट है, सॉरी फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पेरेन्काइमा इज लिविंग। बिल्कुल सही है, पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, लेकिन कॉलिंकाइमा डेड टिश्यू नहीं है। कॉलिंकाइमा जो हमारे हैं वो कैसे हैं, लिविंग टिश्यूज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। दूसरा देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स लैक जाइलम बेसिल्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम बेसिल नहीं होते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम बेसिल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। जब हम प्लांट किंगडम करवा रहे थे तो मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि जिम्नोस्पर्म में आपको जाइलम बेसिल देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन दे रहा है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 1 इज़, स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। तो बेटा हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए हमने मार्क भी किया है कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड वाला जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द
टाइप ऑफ कंजर्वेशन, ऐसे टाइप का कंजर्वेशन जिसमें कि थ्रेटेंड स्पीसीज़ को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाला जा रहा है और एक ऐसी जगह पे रखा जा रहा है जहां उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और एक स्पेशल केयर दी जा रही है। तो बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत। अच्छा, इस टाइप के कंजर्वेशन को हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो हमारा यहाँ पे एक्स सिटू का ऑप्शन ही नहीं है। देखिए इन सिटू यहाँ से बिल्कुल गलत हो गया, ऑप्शन 2 को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। सेमी कंजर्वेटिव मेथड कौन से होते हैं, आधे कंजर्वेटिव जो होंगे, है ना, इस चीज़ को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पूरा बेटा अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी यहाँ से अलग हो गया। तो इसमें हमें बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 3। आखिर एक्स सिटू कंजर्वेशन जो है वो आता तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर ही है, ठीक है। तो अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो ये क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शंस में ये नहीं दे रखा है तो उसको हम लेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 लाइट का बेटा यहाँ पे कोई नेसेसरी लाइट को वो ट्रैप करके रखते हैं पर यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं होता है, तो ए तो नहीं होगा, लाइट नहीं होगा मतलब, है ना। क्लोरोफिल, यहाँ पे एज सच क्लोरोफिल का भी कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। ऑप्शन सी है हमारा, नहीं होता है यहाँ पे भी रोल। सी ऑप्शन जो अपना है वो है CO2 का बेटा बहुत डायरेक्ट रोल होता है डार्क रिएक्शन में। उसके बाद में ATP की बात करें, ATP तो बेटा चाहिए ही होगा, नहीं होगा तो काम ही नहीं चलेगा। NADPH के बिना भी हमारी जो डार्क रिएक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन हमारे हो जाएंगे C, D और E, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 124, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमें 2 स्टेटमेंट्स बेटा दे रखे हैं। BT toxins are insect group specific and coded by gene CRY-IAC। CRY-IAC ही बेटा इसको कोड करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। NCERT में ये लाइन दी हुई है और बहुत प्रॉपरली दी हुई है कि BT toxins जो होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है और जीन CRY-IAC जो होता है, IAB नहीं, कभी कंफ्यूज मत होना, IAC जो है वो इसको कोड करता है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है, BT toxin exists as inactive protoxin in beta thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to the acidic pH of the insect gut, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। एक सेकेंड रुकिए, सॉरी। हाँ, तो BT टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन रहते हैं, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इनको क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, जैसे ही इंसेक्ट इसको लेगा उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो एसिडिक pH है इंसेक्ट गट का वो इस पर एक्ट करेगा और जो इनएक्टिव फॉर्म है वो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जैसा हमारे स्टमक में होता है ट्रिप्सिन और सारे एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए जो हमारा स्टमक में प्रेजेंट HCl है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, बताया था मैंने, ठीक है। तो ऑप्शन 2 भी करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 125। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, या तो ये क्वेश्चन कैंसिल हो सकता है या हो सकता है इसके मोर देन 1 आंसर हो। चलिए, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है, ठीक है। को एक्सटेंशंस बिल्कुल है, ठीक है। म्यूटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन या माइग्रेशन। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कॉज करेगा, है ना, वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। को एक्सटेंशंस भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं। म्यूटेशन को अभी हम 26 स्टोमेटा का डायग्राम में बेटा बताया था, गार्ड सेल्स जो होते हैं इनकी जो एनाटॉमी होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इनर सेल्स होती हैं ये थिक होती हैं प्रेशर और सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, और जो हमारी आउटर वॉल्स होती हैं वो पतली होती हैं इन कंपैरिजन टू इनर वॉल्स, ठीक है।
तो इसमें पूछा भी यही गया है, इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज़ थिन आउटर वॉल्स एंड हायर थिकन्ड इनर वॉल्स। तो किसकी होंगी बेटा? गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल हमारा जो मार्क हो रखा है वो ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा सी है वो मार्क हो रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ में हम जाएंगे सी, यानी कि गार्ड सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ प्लांट। प्लांट के किसी भी एक सेल से अगर हम नया प्लांट ग्रो कर देते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सी, है ना, और सेल्स को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बिना देखे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीटली अलग प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन तो कंप्लीटली अलग हो गया, माइक्रो प्रोपेगेशन भी अलग हो गया, तो इसका हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि है टोटिपोटेंसी। क्वेश्चन नंबर 128, अ पिंक फ्लावर्ड snapdragon plant was crossed with a red flowered snapdragon plant. What type of phenotype is expected in the progeny? तो बेटा अगर हमें मेंडल के लॉ याद है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 5th अगर हम 6th क्लास के बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा दें तो वो भी कर ले जाएं इसको। तो बेटा इसमें हमें रेड और पिंक दोनों फ्लावर वाले पौधे मिल जाएंगे, तो इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3। 129, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। तो बेटा इसमें अगर आपको बेसिक सेल ऑर्गेनल्स की प्रॉपर्टीज़ भी पता होंगी तो आप 100% इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर पाने वाला एक गोल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस में होता क्या है? साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। क्या है बेटा? ये आरएनए सिंथेसिस का साइट है। ठीक है, आरएनए सिंथेसिस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? न्यूक्लियोलस जो है वो साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस है, मतलब ए का ऑप्शन जाएगा 3। अब ए का 3 दे रखा है ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, चलिए जरा डी वाले को देखिए, गोल्जी एपेरेटस, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड होता है। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो कहाँ फॉर्म होते हैं? अपने गोल्जी एपेरेटस में क्या फॉर्म होंगे? ग्लाइकोलिपिड्स, है ना। क्या करेगा फिर ये? इसको पैकेजिंग का काम भी करेगा। तो डी का कौन सा होगा बेटा? 1 होगा। उसके बाद में सेंट्रियोल इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है? कार्ट व्हील के जैसा होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के काम आते हैं। तो बेटा इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। देखिए ए का 3 दे रखा है, न्यूक्लियोलस साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस है, और सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील है। ल्यूकोप्लास्ट जो हमारे हैं वो स्टोर कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को, और गोल्जी एपेरेटस है साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, ओके, फ्लावर बेस्ड डायग्राम। चलिए इसमें हमें ओवरी को देख के बताना है कि ये जो फ्लावर्स होंगे ये कैसे होंगे। तो बेटा पहली अगर हम बात करें, पहले में हमें क्या देखने को मिल रहा है? जो हमारी ओवरी है वो कैसी है? इंफीरियर ओवरी है ना। ओवरी कैसी है अपनी? इंफीरियर है, यानी कि बाकी ऑर्गेनल्स ऊपर है और जो हमारी ओवरी है वो नीचे रह गई है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीगाइनस। क्या बोलेंगे? एपीगाइनस। और दूसरा अगर हम फ्लावर देखें तो बेटा इसमें क्या हो रखा है? जो हमारी ओवरी है वो सुपीरियर है और बाकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो नीचे हैं। तो सुपीरियर ओवरी, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में ये दोनों दे रखे हैं। जो ओवरी हमारी इंफीरियर है उसको हम बोलेंगे एपीगाइनस, और जो सुपीरियर है उसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। टू द पॉइंट आया इस बार, मतलब कोई डाउट होनी चाहिए यहाँ पे। लाइक क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 100% कर ले जाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है। Identify the set of correct statement. The flowers of वेल्सिनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। बेटा ये तो पानी वाला फ्लावर है, पानी में पाया जाने वाला, पानी वाला ग्लास नहीं, पानी वाला फ्लावर।
ये पानी वाला फ्लावर है, पानी में पाया जा रहा है, तो इसको नेक्टर प्रोड्यूस करने की और कलरफुल होने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, है ना। तो ऑप्शन ए तो हमारा जो ए दे रखा है ये तो इनकरेक्ट हो गया, ए वाला स्टेटमेंट जो हमारा है वो इनकरेक्ट है। द फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर, बिल्कुल सही है, क्लास में पढ़ा रही थी मैंने, तब भी बताया था। वाटर लिली का जो फ्लावर होता है वो पानी की सतह से थोड़ा सा ऊपर रहता है, जैसे ये पानी है तो हमारा जो फ्लावर होगा वो इधर कहीं होगा, तो उसको पॉलिनेट करने के लिए पानी की ज़रूरत, पानी मतलब नहीं कर पाता है उसको पॉलिनेट, तो बी भी हमारा सही हो गया। सी देखते हैं। In most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting, बेटा उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बेटा ये भी सही हो गया। डी की बात करें, पॉलिन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, बताया था क्लास में, कुछ के जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो धागे नुमा स्ट्रक्चर के होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलिन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली इनसाइड वाटर, ये भी सही है, तो बेटा इससे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे बी सी डी ई, और ये हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की बात बेटा करी गई है। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर, एक गार्डनर है, उसने क्या किया, अपनी लॉन जो है उसको वीड फ्री करने के लिए ऑक्सीजन को स्प्रे किया, लेकिन घास जो उसके लॉन में घास थी उसको कोई भी डैमेज नहीं हुआ, तो इसके रिगार्ड में हमें ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, कैन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ, बेटा इसका ग्रास के डिस्टर्ब ना होने से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो 1 को हम एलिमिनेट कर देंगे। प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस का भी कोई सीन नहीं है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। प्रमोट्स एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली, बेटा ऑक्सीजन जो है अगर मैच्योर लीफ को एब्सिस भी कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे घास और लॉन के संबंध में कोई बात ही नहीं हो रही है, ना वीड के संबंध में कोई बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर 4 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो ऑक्सीजन होता है वो मोनोकोटिलेडनस प्लांट पे, मैच्योर मोनोकोटिलेडनस पे अफेक्ट नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज द फेट of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism। Okay, alien organism में जब gene of interest transfer किया जा रहा है तो उसका fate क्या होगा। पहला ऑप्शन, the piece of DNA would be able to multiply itself independent in the progeny cells of the organism, बिल्कुल गलत है बेटा, इंडिपेंडेंटली कैसे कर लेगा, है ना। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट बिल्कुल सही है, इंटीग्रेट तो होगा ना, जो रिसिपिएंट जिसको हम दे रहे हैं उसमें क्या इंटीग्रेट कर जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई भी होगा और जो हमारा होस्ट डीएनए है उसके साथ इनहेरिट भी 100% हो जाएगा, तो बी करेक्ट मिल गया, सी करेक्ट मिल गया, ठीक है। अब बेटा अगर इतना ही कर लिया तो यहाँ से भी आंसर क्लियर हो जाएगा। ए वाले दोनों ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन चलो बाकी दो भी देख लेते हैं। द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ऐसा तो कुछ नहीं है, होता है बेटा, है ना। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, रेप्लिकेट करने की एबिलिटी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी एंड सी जो कि है ऑप्शन नंबर 4। Next question 134, which one of the following is not a criteria for the classification of fungi? Again a very great question। फ्रूटिंग बॉडी के आधार पे हमेशा हम फंजाई को डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम बताया था, माइसेलियम और हाइफे का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे भी हम फंजाई को क्लासीफाई करेंगे। तीसरा वाला दे रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 पहले देख लेते हैं, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन के आधार पे हम 100% फंजाई को क्लासीफाई करते हैं।
अब बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बेटा क्या होता है, सारे फंजाई जो होते हैं ना वो सेप्रोफिटिक मोड को ही अपनाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड को ही अपनाएंगे, तो इसको हम इस बेसिस पे क्लासिफाई कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया 3, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। धतूरा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और ऑप्शन नंबर 2 में ये दे रखा है, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन 136, अगेन हमको मैचिंग करनी है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, रोज। ठीक है, चलिए रोज़ में क्या होता है बेटा, पेरीगाइनस कंडीशन हमको देखने को मिलती है। रोज़ में कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, पेरीगाइनस। अभी हमने ओवरी वाला केस बताया था ना, सेम वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो रोज़ में हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिल गई, पेरीगाइनस। तो ए का हमारा कौन सा हो गया, 2nd वाला। ठीक है, पी में क्या होता है, जब एक मटर के दाने को खोलते हो ना तो उसमें हमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है ना। तो बी का हो गया 4। कॉटन की बात करें, कॉटन में बेटा हमें क्या देखने को मिल जाएगा, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। ये वाला जो फिगर था ना इस टाइप का, ट्विस्टेड वाले जो हो रहे थे एस्टाइवेशन, तो वो हमको मिल जाएंगे कॉटन में। चलिए कॉटन में हो गया अपना, सी का कौन सा हो गया फिर, सी का हो गया 1, ए का 2, बी का 4, सी का 1, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन का बहुत कॉमन एग्जांपल है कॉटन। अगर इतना ही पता होता तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर ले जाते। क्वेश्चन नंबर 137, ये बेटा जो फिगर दे रखा है, ये जो डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 137 में, ये वाटर वाला प्लांट है, पानी में पाया जाने वाला प्लांट है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगैमी। यहाँ पे इसका कोई भी रोल नहीं है, ऑटोगैमी और वगैरह यहाँ पे कुछ भी शो नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन बी देखें, विंड पॉलिनेटेड। विंड पॉलिनेटेड तो ये है ही नहीं, तो ये अपने आप ही हम हटा देंगे इसको। तीसरा ऑप्शन दे रखा है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स शोइंग स्टैमेंस विद म्यूसिलेजनस कवरिंग, सही है। एक टर्म से अगर आपको पानी वाले प्लांट्स पता हैं, उनका डायग्राम आपने देखा है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाना है। लास्ट वाला ऑप्शन दे रखा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स शोइंग ऑटोगैमी। अगेन इसका कोई वो यहाँ पे इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 138, GLUT4। बेटा GLUT4 का काम क्या होगा, ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करने में काम आता है। ग्लूकोज ट्रांसफ़र करेगा। तो हमारा ए का हो गया 4। उसके बाद में इंसुलिन क्या है बेटा, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन ऑप्शन के साथ जाएगा हार्मोन। इंसुलिन किस में आएगा, हार्मोन में। इंसुलिन के हार्मोन देते हैं ना हम, अगर शुगर वगैरह भी लो या हाई हो जाए तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ना, तो इंसुलिन किस में काम करेगा, एज अ हार्मोन। ट्रिप्सिन की बात करें, क्या है बेटा, एंजाइम है। एक्टिव फॉर्म इसका क्या है, ट्रिप्सिनोजिन है, तो ट्रिप्सिन अपना क्या हो गया, एंजाइम हो गया। कोलाजन, कोलाजन की लेयरिंग बनती है ना, स्किन के अंदर पाया जाएगा, एक फाइब्रस लाइक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसका काम क्या होगा, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 139, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप। गन्ने का एक खेत है, उसमें हमको स्टेम का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करवाना है, तो इनमें से हम कौन सा PGR उसको देंगे। देखिए एब्सिसिक एसिड बिल्कुल नहीं देंगे, इससे तो ग्रोथ उसकी इनहिबिट ही हो जाएगी, है ना। तो 1 को हम सीधा एलिमिनेट कर देते हैं। एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ग्रोथ को इनहिबिट करना, ठीक है, तो ये तो दे ही नहीं सकते, बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है इसमें। ऑक्सीजन की बात करें तो गन्ने की खेत में बेटा ऑक्सीजन यहाँ पे रोल नहीं करेगा प्ले। तीसरा ऑप्शन है जिबरलिन।
जिब्रेलिन, है ना। तो ये जो है यही बेटा एक PGR है जो कि शुगर केन के खेत में डाला जाता है और उससे हमें स्टेम का जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और अच्छा ईल्ड देखने को मिल जाता है। तो उसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 140 140। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। किसकी बात हो रही है बेटा? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की। किससे इन्वॉल्व होगा? प्रोटोप्लास्ट से। और ऑप्शन नंबर 4 में हमें प्रोटोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो गया? प्रोटोप्लास्ट। बेटा पॉलिन का तो यहाँ कोई रोल ही नहीं है, पॉलिन तो ऑप्शन अपने आप ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कैलस की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे क्या कैलस का काम हो रहा है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में कैलस थोड़ी ना फ्यूज़ हो जाएंगे आके, है ना। तो ये भी गलत हो गया। सोमैटिक एम्ब्रियोज तो बेटा अलग ही कहानी में चले गए। तो इसका आंसर कौन होगा? प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। In C3 plants, some oxygen binds to Rubesco enzyme, hence CO2 fixation is decreased। बिल्कुल सही बात है। C3 प्लांट्स में क्या होता है? कुछ ऑक्सीजन आके बाइंड कर जाते हैं, किससे? Rubesco एंजाइम से, और जो हमारा CO2 का फिक्सेशन है वो कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे तो हमको बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, यहाँ पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और स्टेटमेंट सेकेंड देखते हैं। इन C4 प्लांट्स, C4 की बात हो रही है, पिछले में C3 की बात हो रही थी, यहाँ पर C4 की बात हो रही है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मीज़ोफिल सेल्स होते हैं वो बहुत कम फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं। बिल्कुल सही है। मीज़ोफिल सेल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत कम फोटो रेस्पिरेशन शो करते हैं, जबकि जो हमारे बंडल शेड सेल्स होते हैं वो फोटो रेस्पिरेशन शो नहीं करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसमें गलत करने का स्कोप नहीं दिख रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 142 जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन दी मेंबर ऑफ फियोफाइसी। किसकी बात हो रही है बेटा? फियोफाइसी, यानी कि ब्राउन अलगी, है ना। सबसे पहले तो इसको डिकोड कर लो, उससे ही पता लग जाएगा। ब्राउन अलगी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे टेक्निकल टर्म दे रखा है फियोफाइसी, आप उसको सॉल्व करिए ब्राउन अलगी लेके, है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चूज अबाउट them and choose the set of correct statement in the members of Phaeophyceae, in the members of brown algae। पहला ऑप्शन दे रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाई बाईफ्लेजलेट ज़ूस्पोर्स। बिल्कुल सही है। जो हमने ब्राउन अलगी के बारे में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? जो दोनों गैमेट्स होंगे उनके ऊपर फ्लैजिला पाए जाएंगे, 2 फ्लैजिला पाए जाएंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? बाई फ्लैजिलेट। तो इसके आधार पे अगर हम देखें तो ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में बी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली। oogamous के थ्रू होता है बेटा, लेकिन यहाँ पे जो ओनली शब्द मिला है ये इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बना दे रहा है, क्योंकि oogamous के अलावा भी आइसोगैमस और ये सारी भी देखने को चीज़ें हमको मिलती हैं। ब्राउन अलगी की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। Stored food is in the form of carbohydrate which is either mannitol और laminarin। बिल्कुल सही है। ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? लेमिनेरिन के फॉर्म में। तो सी ऑप्शन को भी हम करेक्ट कर ले जाएंगे। उसके बाद में डी ऑप्शन, द मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटिनॉइड्स और जेंटोफिल। बिल्कुल सही है। ए और सी क्लोरोफिल देखने को मिलता है, साथ में एसेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं कैरोटिनॉइड्स और जेंटोफिल वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक हमें केवल एक ही ऑप्शन गलत मिला है, बाकी 3 जो है वो सही मिले हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं ई वाला। वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल। बिल्कुल सही बात है। जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे उनमें सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। भाई अलगा है ना, अलगी की बात हो रही है ना। यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। बिल्कुल सही है। तो केवल एक ही ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा ए, सी, डी और ई। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 143 साइंटिस्ट के नेम से क्वेश्चन आ गया। चलिए, पहला है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे क्या काम किया था इन्होंने बेटा? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का चयन इन्होंने ही किया था।
डाइवर्सिटी। तो रॉबर्ट मे को किससे हमने मैच कर दिया? ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी से। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्या दिया था बेटा इन्होंने? बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिलेशन दिया था स्पीसीज़ का और उनके एरिया के साथ में जो रिलेशन होता है। तो हमने ए बी हम्बोल्ट को मार्क कर दिया स्पीसीज़ और एरिया रिलेशनशिप से, ठीक है। उसके बाद में तीसरे जो हमारे हैं पॉल एनरिच, पॉल एनरिच क्या दिया था बेटा? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। यहाँ पे तो लर्न करने वाला ही था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सब हम मिला लेते हैं, इन्हीं के आधार पे हमारा आंसर बन जाएगा। रॉबर्ट मे ने दिया था ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखे हैं सारे ऑप्शंस, तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगेन मैच दी फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंकोइसिस जैकब एंड जैक मोनोड, हरगोबिंद खुराना, मेसेल्सन एंड स्टॉल। बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी जो आप देख रहे हैं ना, हरगोबिंद खुराना, इन्होंने क्या दिया था? कैस्पर की जो टेक्निक थी, किसने दी थी? हरगोबिंद खुराना ने। किसकी टेक्निक दी थी? कैस्पर। अब यहाँ पे कैस्पर शब्द तो नहीं दे रखा है, लेकिन कैस्पर में क्या होता है? जेनेटिक कोड को हम काउंट करते हैं, तो इनको हम मैच कर देंगे जेनेटिक कोड से। उसके बाद में फ्रेडरिक, अगर हम ग्रिफिथ की बात करें तो बेटा इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है उसके बारे में डिस्कवर किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। तो इनको हम मैच कर देंगे ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के साथ। उसके बाद में फ्रेंकोइसिस और जैकब और मैक मोनोड, जो दो साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, इन्होंने लेक ऑपरेन पे काम किया था। किस पे काम किया था? लेक ऑपरेन पे, और बहुत ही फेमस काम किया था, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने। तो ये 3 ऑप्शंस को मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इसका आंसर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। अगेन मैच दी फॉलोइंग ही है। टाइप ऑफ स्टेमन दे रखे हैं एक साइड, और दूसरी साइड क्या दे रखे हैं? एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं। मोनोडेल्फस, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है मोनोडेल्फस। किसमें कंडीशन देखने को मिलती है बेटा मोनोडेल्फस? आउट ऑफ दीज ऑप्शन मिलती है हमको चाइना रोज में। किसमें मिलेगी? चाइना यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसमें मिलेगा? चाइना रोज में, ठीक है। ऑप्शन सेकेंड देखें, डाईएडेल्फस कंडीशन। डाईएडेल्फस कंडीशन जो है वो हमारी मिल रही है पी में, पी है ना। उसके बाद में पॉलीएडेल्फस कंडीशन। पॉलीएडेल्फस कंडीशन किसमें मिलती है बेटा? सिट्रस फ्रूट में। किसमें मिलेगी? जो खट्टे वाले फल होते हैं ना, उनमें मिलेगी देखने को। तो इसी के बेसिस पे हम अपना आंसर निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड में ये आंसर्स दे रखे हैं। एपीफाइलस कंडीशन लास्ट बेटा बचता है, वो लिली में देखने को मिल जाती है। तो ये 3 जो मैच दी फॉलोइंग्स थे, इसमें अगर आपको 1 या 2 ऑप्शंस भी पता हो तो भी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 146। चलिए, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, बेटा कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। कैसा होगा? सर्कुलर होगा। पहली बात तो किसकी बात हो रही है बेटा? क्लोरोप्लास्ट की ना। तो कैसा डीएनए पाया जाएगा? सर्कुलर, और कैसा? डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखने को मिलेगी? डीएनए हमारी तरह डबल हेलिकल फॉर्म में नहीं होगा, कैसा होगा? सर्कुलर फॉर्म में होगा, और डबल स्ट्रैंडेड होगा। 2 स्ट्रैंड्स तो पाए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सर्कुलर और सिंगल स्ट्रैंडेड, गलत हो गया। सिंगल नहीं, हमारे पास कैसा है? डबल है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है लीनियर और डबल, गलत हो गया अगेन। तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, तो हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3 के साथ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 इक्वेशन से क्वेश्चन आया है। इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
of first tropic level is 100 x kilo calorie meter minus second, and what would be the GPP, gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem. थर्ड ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम का GPP इन्होंने पूछा है, तो इसके लिए बेटा हम इक्वेशन लेंगे K किलो कैलोरी, ठीक है. इसके लिए कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है. ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 में दे के रखी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 148, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, TCA साइकिल से ये क्वेश्चन आया है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से ये क्वेश्चन बना है. आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट. कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी स्टेज पूछ रहे हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. पहला ऑप्शन दे रखा है आइसोसिट्रेट का. बेटा यहाँ अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो आपको अल्फ़ा कीटोग्लूटारिक एसिड मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन आपका प्रेजेंट है, यहाँ पे तो आपका ऑक्सीडेशन 100% हो रहा है. ऑप्शन सेकंड इन्होंने दे रखा है मैलिक एसिड का. बेटा जब तक इसको देखो नाम में ही आ गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नाम में ही आ गया, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है. अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो मैलिक एसिड जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो प्रेजेंट है. और हमें दिखाना है कि जहाँ पर कौन सी स्टेज में ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है. तीसरा स्टेज हमारा दे रखा है सक्सिनिक एसिड का. बेटा सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के थ्रू ही कन्वर्ट होगा, इसलिए यहाँ पर भी हमारा जो ऑक्सीडेशन है वो प्रेजेंट है. ऑप्शन 4 जो दे रखा है सक्सिनाइल कोएंजाइम का, सक्सिनाइल कोएंजाइम का, और यहाँ पे क्या बना है सक्सिनिक एसिड. तो बेटा ये वो प्रोसीजर है जहाँ पर रिडक्शन होता है. क्या होता है, रिडक्शन होता है. सक्सिनाइल कोएंजाइम का रिडक्शन होगा एंड फाइनली हमें सक्सिनिक एसिड देखने को मिल जाएगा. तो इसमें हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे अनडाउटेडली. तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4. Which of the following statement is correct regarding the process of replication in Escherichia coli? E. coli की बेटा बात हो रही है, ठीक है. तो इनमें से कौन सा करेक्ट प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, ठीक है, ये हमें निकालना है. तो बेटा कौन सी डायरेक्शन में होता है, 5 डैश से 3 डैश की डायरेक्शन में, ठीक है. तो पहला ऑप्शन ही देखें अगर हम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन. बिल्कुल सही है ये ऑप्शन. चलिए बाकी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं. सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड दे रहा है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन दैट इज 3 डैश से 5 डैश. बेटा यही यहाँ पे डायरेक्शन ही इन्होंने गलत लिख दी, तो इस ऑप्शन के साथ तो हम जा ही नहीं सकते हैं. ऑप्शन नंबर 3 द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 1 डायरेक्शन दैट इज 5 डैश टू 3 डैश. यहाँ पे बेटा जो 1 डायरेक्शन लिख दिया ना, इसकी वजह से ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी. ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन नंबर 4 द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज catalyzes polymerization in 5 days to 3 days as well as 3 days to 5 days. यहाँ पे बेटा बाई डायरेक्शनल दिखा दिया, तो ये भी हमारा गलत हो गया. तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हम यहाँ पे जाएंगे. अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ बॉटनी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 158. यहाँ पर हमको मैचिंग करनी है, मैचिंग ही दे रखा है. सबसे पहले इन्होंने दे रखा है सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको हमको मैच करना है. बेटा कहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ पर होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल होती है इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. कहाँ पे होगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल मेम्ब्रेन है वहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल देखने को मिलेगी. इंटरनल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. दूसरे ऑप्शन पे इन्होंने दे रखा है ग्लाइकोलिसिस. सबको पता है बेटा, बहुत बेसिक चीज़ है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में. थर्ड वाला दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS, और जो ETS है वो हमारा होगा
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल, ये इंटर है ये इनर है, कंफ्यूज नहीं होना है, मेम्ब्रेन में। लास्ट वाला जो अपना है प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक सेकेंड, ये बेटा होगी मैट्रिक्स में। सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ प्लेस होती है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। जो हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट है ये होती है इंटर मेम्ब्रेन ऑफ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सॉरी वो गलत लिख गया था। तो इसका हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। इसी के साथ हमारा बॉटनी का जो डिस्कशन है पेपर का वो ख़त्म होता है। और ऑल द बेस्ट। चलिए रिजल्ट का वेट करते हैं। बाकी आप मैच करिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने आपने गलत किए हैं। ओके, थैंक